और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आपको बता दें कि 1 घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और इंतजार, हालांकि इस वक्त बेहद गर्मा गर्म माहौल बिहार में, क्योंकि 243 सीटों के नतीजे आज सामने होंगे और पता चलेगा कि इस बार क्या नीतीश सरकार फिर से या फिर परिवर्तन होगा और तेजस्वी सरकार। जी हां, आपकी बार किसका बिहार, ये आज सबसे बड़ा सवाल। और आज ये इंतजार की घड़ी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज है मतगणना का दिन, नतीजों का दिन। और ऐसे में सभी की नजर कि क्या बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार या फिर तेजस्वी सरकार, ये देखना होगा। सुबह 8 बजे से यहां वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले होगी गिनती पोस्टल बैलेट पेपर की, तो सभी 243 सीटों का आज रिजल्ट आपके सामने होगा। रुझान सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। 46 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोटों की गिनती हो रही है। पुख्ता सुरक्षा के इंतजामात यहां पर हर काउंटिंग सेंटर पर किए गए हैं। तो सबकी नजर आज होगी बिहार पर, क्या होने वाला है, परिवर्तन होगा या एक बार फिर पांचवी बार यहां नीतीश को समर्थन देती जनता नजर आएगी। संजीव, क्योंकि अभी सीमांचल का हम जिक्र कर रहे थे और जिस तरह से ऋषिकेश भी वहां के समीकरण को समझा रहे थे, आप भी वहां पर रहे हैं, आपने खुद क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि संजीव, यहाँ पर तीसरी शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। चाहे जनसुराज पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, मजबूत विकल्प मतदान से पहले दिख रहे थे, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, मतलब एक तरह से वो किंग मेकर की भूमिका में वो दिखते नजर आ रहे थे, लेकिन वोटिंग में वो सब तब्दील हो नहीं पा रहा क्या? देखिए, ऐसा है कि साल 2015 के पहले ये पूरा क्षेत्र जो था, वो जिसे आज आप महागठबंधन कहते हैं, ये उनका हुआ करता था। क्योंकि मुस्लिम बहुल आबादी ऐसी है कि 70% के आसपास किशनगंज में और 50 से 70% के आसपास बाकी के जो 3 ज़िले हैं, जिसमें कि अररिया आ जाता है, कटिहार और पूर्णिया। तो होता यह है कि यहाँ की जो 24 सीटें हैं, ये एक तरफा जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर 2015 में आगमन होता है असदुद्दीन ओवैसी का। साल 2019 में पहला बाई इलेक्शन वो जीत जाते हैं और वहाँ से जो जीत का सिलसिला शुरू होता है, तो साल 2020 में 5 सीटें आ जाती हैं। और आज की तारीख में भी वहाँ की हार जीत ये नहीं तय करेगी कि वहाँ पर फाइनली किसको कितनी सीटें आती है, वहाँ पर वोट कितना ओवैसी फैक्टर लेकर के आता है, ये तय करेगा कि एनडीए को जीत मिलती है या महागठबंधन को। क्योंकि ये तय है कि सीटें जीते या न जीते, ओवैसी वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुके हैं। और महागठबंधन का ये फैसला कि भाई उन्हें लिया जाए कि नहीं लिया जाए, और फाइनली नहीं लिया गया, ये रिजल्ट साबित करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि कई सीटें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोचा दमन बहुत मजबूत सीट है, जहाँ पर वो पिछली बार जीते भी थे, इस बार भी बहुत मजबूत है। अबौर सीट है जहाँ पर एक अख्तरुल ईमान करके उनके नेता है, वहाँ के एमएलए है अभी, वो सीट प्रदेश अध्यक्ष है वो ओवैसी साहब की पार्टी के, वहाँ पर वो सीट है। एक बैसी सीट है, बैसी सीट पर बहुत मजबूत लड़ाई में है। बहादुरगंज सीट है, बहुत मजबूत लड़ाई में है। ये 4 तो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, तो एक ये फैक्टर हो जाता है। वो जो तीसरी शक्ति का दूसरा हिस्सा है, वो है जनसुराज। अब जनसुराज वहाँ पर इस क्षेत्र में थोड़ा साइलेंट है। केवल एक सीट है जोकीहाट, जिसमें कि तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगर खाता खुले तो जोकीहाट से ही जनसुराज का खुले, कुछ इस तरह की स्थिति है वहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि वोट के डिवीजन का जो हिसाब किताब है, वो आपको सीमांचल में इस बार भी दिखाई पड़ रहा है, और ये एनडीए के लिए एडवांटेज के रूप में वर्क कर सकता है। सीटें नहीं भी जीतते हैं अगर वो ऐसी, तो डैमेज जरूर करेंगे, ये तय है जी। लेकिन एग्जिट पोल तो 0 से 2 सीटें आपको लग रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम की पिछली बार 5 सीटें आई थी, तो इस बार उन सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है या उतनी भी सीटें वो रिटेन कर ले? नहीं, रिटेन शायद नहीं करेंगे, और ये प्रोजेक्शन करीब करीब सही है। क्योंकि मैंने इस बार ये जरूर देखा कि लोगों को लगता है कि अपने वोट को ज़ाया करना है, क्या हम कांग्रेस को न दे, आरजेडी को दे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या। तो इस बार वो इस तरह की सोच में दिखे। पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार उन्हें लगता था कि हमारी क़यादत होनी चाहिए। ये शब्द वहाँ बहुत चलता है। क़यादत उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है लीडरशिप, हमारा नेतृत्व। तो हमारी नेतृत्व बननी चाहिए क्या? हर समाज का नेतृत्व है, पासवान समाज का नेतृत्व है, यादव समाज का नेतृत्व है, कुशवाहा समाज का नेतृत्व है, तो मुस्लिम समाज का नेतृत्व क्यों नहीं है? तो हमारी क़यादत बननी। इस बार क़यादत वाली बात थोड़ी कम थी। इस बार कहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पटना में जो है फिर से हार हो जाए, ये चिंता थी। लेकिन बावजूद इसके पूजा
वहाँ का जो युवा है उसके दिलों में पतंग छाप बस चुका है और इस बात को निकालना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किल टेढ़ी खीर साबित होगी इस बार भी। और मुझे ये लगता है कि देर सवेर उन्हें कोई ना कोई एक मिडिल पाथ खोजना पड़ेगा जहाँ तक सीमांचल के बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इलेक्शन तेजस्वी यादव के लिए है। देखिए, एक तरफ तो पॉलिटिकल चैलेंजेस है उनके यंग कंधों पर, पार्टी की कमान संभालना ही है उन्हें और कितना वो सफल है अभी तक तो लालू प्रसाद यादव का छाया है। और दूसरा है कि उनका अपना पारिवारिक एक स्क्वॉबल भी सामने आ गया है। तो ये दोनों ऐसे संदर्भ हैं जिसमें जीत जो है वो बहुत आवश्यक हो जाती है। जीत सब कुछ जस्टिफाई कर देती है। जीत होती है, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, बगल का उदाहरण उत्तर प्रदेश का आपके सामने है। अखिलेश यादव की लीडरशिप पर आज की तारीख में कम से कम कोई भी सवाल नहीं है। याद कीजिए शुरुआत के वो दिन, और कुछ वैसी ही जब वो चीफ मिनिस्टर रह लिए 5 साल, सब कुछ भूल गए लोग। एक बार इन्हें उस पद को प्राप्त करना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ फिर संपन्न हो जाता है। और इसीलिए न केवल पॉलिटिकली बट पर्सनल लेवल पर भी तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है।